आज की जो कहानी है ये है बागपत की। बागपत जो कि उत्तर प्रदेश में लगता है। 1 नवंबर 2023 की घटना है। बागपत में ही एक शमशान घाट है जिसके गेट पे सुबह सुबह ही एक सूटकेस लावारिस हालत में पड़ी हुई दिखाई देती है। इस सूटकेस से धुआं भी निकल रहा था जिसकी वजह से कुछ लोग जमा होते हैं और इस सूटकेस के पास जाने की कोशिश करते हैं। जब सूटकेस को पास से देखा जाता है तब इस सूटकेस के अंदर एक लाश जैसी कुछ बॉडी की पार्ट्स दिखाई देते हैं जो कि जल रही थी। शुरुआती तौर पे ही लोगों को देखकर लग गया कि ये किसी की लाश है जिसको जलाने की कोशिश की है, वो भी बैग के साथ ही। तुरंत ही पास में ही बागपत के पुलिस थाने की चौकी को सूचना दी जाती है और पुलिस की कुछ टीम मौके पे आ जाती है। मौके पे आने के बाद जब देखती है नज़दीक से जाकर तो इस सूटकेस को देखने से शुरुआती तौर पे ही समझ में आ रहा था कि किसी की लाश है ये, और जो लाश थी उसकी हालत ऐसी थी कि वो पूरी जली नहीं थी, ऊपर से जली थी, नीचे से वो जली नहीं थी क्योंकि वहाँ की मिट्टी गीली थी शायद इस वजह से। जब और जांचबीन किया जाता है तब देखा जाता है, समझा जाता है पुलिस के द्वारा कि ये जो लाश है ये एक महिला की है। अब सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि ऐसी हालत में एक सूटकेस में पैक करके एक शमशान घाट के बाहर कौन लाश को फेंक सकता है, और इसे जलाने की भी कोशिश की गई है। अब पुलिस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा चुनौती भरा केस था। पुलिस ने तमाम जो लोग थे जो शुरुआती तौर पे इसे देखते हैं, जब इनके पास आते हैं तो सबसे बयान लिए जाते हैं कि क्या आपने किसी को देखा संदिग्ध हालत में, किसी को देखा इस सूटकेस को लाते हुए, इस तरह के सवाल जवाब होते हैं। सभी लोग बयान देते हैं और सभी लोग इस बात से बिल्कुल इनकार करते हैं कि हमने किसी को देखा है इस सूटकेस को यहाँ पे फेंकते हुए। अब पुलिस के लिए सबसे पहला काम होता है कि जितने भी आसपास इस एरिया में सीसीटीवी कैमरे थे उन सभी को खंगालना। पास में ही शमशान घाट के एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। इसमें अब पुलिस फुटेज देखना जब इस सीसीटीवी का शुरू करती है तो वो रात से या फिर अर्ली मॉर्निंग से देखना शुरू करती है, क्योंकि पुलिस को ये मालूम था कि कोई भी व्यक्ति जिसने हत्या की है या फिर जिसने इस लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की है वो ऐसे समय में ही आएगा जब यहाँ पे ज़्यादा लोग ना हो। और हुआ भी यही, क्योंकि लोग होते तो वो देख लेते। शुरुआती जांच में ही पुलिस ने फुटेज अर्ली मॉर्निंग का देखना शुरू किया। रात से जो फुटेज दिखाई दे रही थी उसमें कुछ ऐसी चीज़ सामने नहीं आई थी कि कोई भी व्यक्ति इस सूटकेस के आसपास दिखाई दिया हो। लेकिन जब अर्ली मॉर्निंग का फुटेज पुलिस चेक करती है तो इसमें एक स्विफ्ट डिजायर कार दिखाई देती है जो कि कुछ संदेहास्पद दिखाई दे रही थी। वो आती है, इस सूटकेस को फेंकती है, इसे जलाने की कोशिश करती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। इस कार के फुटेज दिखाई देने के बाद पुलिस अब कोशिश करती है इस कार के मालिक का पता लगाने की, और खुद किस्मती पुलिस की ऐसी थी कि इस कार का जो नंबर प्लेट था वो भी काफ़ी क्लियर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा था। अब इस नंबर को जूम इन किया जाता है, इस नंबर की पूरी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स निकाली जाती है और डिटेल्स में जो पता था वो पुलिस अनुमान लगा रही थी कि शायद सही ही निकलेगा। यहाँ जो डिटेल्स शो हो रही थी, इस कार का जो ऑनर था वो सोनीपत का दिखाई देता है। पता लगता है कि सोनीपत की ये स्विफ्ट डिजायर कार है। अब जो पता रजिस्ट्रेशन में होता है वहाँ पे एक पुलिस की पूरी टीम जाती है, इस कार के ऑनर से मिलती है। ऑनर बिल्कुल सही मिलते हैं जिनके नाम पे कार रजिस्टर्ड था। अब ऑनर से पूछा जाता है कि क्या आपके पास इस नाम की, इस नंबर प्लेट की स्विफ्ट डिजायर कार है। वो कहते हैं जी बिल्कुल मेरे पास स्विफ्ट डिजायर कार तो है, लेकिन एक दिन पहले ही एक पवन नाम का लड़का मुझसे मांगकर गाड़ी ले गया है। अब पवन की फ़ोटो को निकलवाया जाता है, क्योंकि जो कार का ऑनर था वो काफ़ी अच्छे से पवन को जानता था। वो इनका फ़ोटो, इनका पता, सब कुछ पुलिस को डिटेल्स बारीकी से हर एक चीज़ छोटी छोटी बता देता है, पूरी एक प्रॉपर डिटेल दे देता है। पुलिस को और भी यहाँ से मदद मिलती है और पुलिस डायरेक्टली पवन के घर जाती तो है उस पते पे, लेकिन वहाँ पे पवन मिलता नहीं है। इधर पुलिस की एक टीम और भी सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश कर रही थी ताकि उस बंदे का पता लग जाए जिसने बॉडी यहाँ पे लाके फेंकी है। अब पुलिस के पास फ़ोटो भी पहुँच चुकी थी। इधर जो ये बंदा था पवन नाम का, ऐसा ही एक शख्स जा कर के शमशान घाट के बाहर ही अजीब नज़रिए से, शमशान घाट के बाहर पुलिस की टीम क्या कर रही है इन चीज़ों पर नज़र रखना शुरू करता है। पुलिस को भनक लग जाता है कि ये इंसान नॉर्मल जैसे लोग देखने आते वैसा नहीं लग रहा है। पुलिस
इस इंसान को शक के बिहाफ पे पकड़ लेती है और जब पकड़ती है उससे थोड़ा छानबीन करती है, नाम पूछती है तो वो बताता है अपना नाम कि मेरा नाम पवन है। पुलिस के पास फ़ोटो भी थी, फ़ोटो मैच कराई जाती है और पवन को हिरासत में ले लिया जाता है। अब यहाँ से कहानी खुलती है कि ये बॉडी किसकी थी जिसको डिस्पोज करने के लिए पवन ने ये सारे काम किए हैं, क्योंकि शुरुआती तौर पे ही जब पवन से पूछताछ की गई तब पवन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। अब वो कहानी सुनाना शुरू करता है। वो कहता है कि नोएडा में एक विवेक चौहान नाम का शख्स रहता है जिसकी बहन थी मनीषा चौहान। ये दोनों भाई बहन काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। माँ बाप इनके जब थे इनकी ज़िंदगी में तब इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, लेकिन माँ बाप के चले जाने के बाद ये दोनों भाई बहन अकेले रह गए थे नोएडा के इस घर में। माँ और पिता, क्योंकि दो ही संतान उनकी थी, एक बेटा और एक बेटी, जिसकी वजह से उनकी जो संपत्ति थी उन्होंने मरने से पहले ही इन दोनों के नाम करवा दी थी। उनकी कुल संपत्ति 5 करोड़ के आसपास थी। कुछ दिन जब माँ बाप को स्वर्गवास हुए बीत जाते हैं तब विवेक को लगता है कि उसे उसका घर बसा लेना चाहिए। विवेक फिर शादी कर लेता है। शादी के पहले भाई बहन के रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही शादी होती है कुछ दिन बीतते हैं, जब मनीषा की भाभी जिसका नाम शिखा चौहान था घर में आती है तो शुरुआती तौर पे तो काफ़ी अच्छे से अपनी ननद के साथ बिहेव करती है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो अपनी छोटी बातों को लेकर के नाराज़ होने लगती है, आर्ग्यूमेंट्स करने लगती है और उसकी शिकायत अपने पति को विवेक को भी बताने लग जाती है। इधर भाभी के मन में संपत्ति का भी काफ़ी ज़्यादा लालच था, क्योंकि 5 करोड़ की संपत्ति थी। तो अब भाभी के मन में ये था कि ननद की जो संपत्ति है जो उसके नाम पे उसके माँ बाप ने करी है वो भी विवेक को ही मिलनी चाहिए। वो अक्सर विवेक को बोला करती थी कि तुम्हारी बहन की जो 2.5 करोड़ की संपत्ति है वो भी तुम्हारे नाम होनी चाहिए और इसके लिए अपनी बहन से बात करो। विवेक कहता था कि बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी एक ही बहन है तो इसकी शादी मैं बहुत धूमधाम से करूँगा, तो वो ऐसे भी कोई भी प्रॉपर्टी की मांग करेगी नहीं। लेकिन भाभी को इस बात की बहुत परेशानी थी कि क्यों उसको आधी संपत्ति दी जानी चाहिए। वो संपत्ति भी उसी की है और उसके पति की है। वो हमेशा अपने पति का कान भड़काया करती थी। शुरुआती तौर पे विवेक इस बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन हर दिन जब इसी बात को लेकर के उसकी पत्नी से अनबन शुरू हो गई तब उसके मन में भी एक डर बैठ गया कि हाँ, हो सकता है कि उसकी बहन उसकी सारी ही प्रॉपर्टी जो उसके माँ बाप की है 5 करोड़ की वो कहीं हथिया न ले, हड़प न ले। इधर जो शिखा थी वो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती थी। फेसबुक अकाउंट था उसका और उसे काफ़ी ज़्यादा वो चलाया करती थी, देखती रहती थी। इस दौरान उसकी एक शख्स से बातचीत शुरू हो जाती है फ्रेंड रिक्वेस्ट के द्वारा और इस शख्स का नाम होता है पवन। ये उसका काफ़ी अच्छा दोस्त हो जाता है और उसके पवन के साथ रिश्ते भी कायम हो जाते हैं, अफेयर शुरू हो जाता है। इसकी भनक एक दिन मनीषा को लग जाती है, उसकी ननद को लग जाती है। मोबाइल भी हाथ में आ जाता है जिसकी वजह से उसने व्हाट्सएप चैटिंग में उसकी भाभी ने पवन से जो बातें की थी वो अपने फ़ोन पे भी ट्रांसफ़र कर लेती है और इस बात से उसकी भाभी और नाराज़ हो जाती है। उसको ये डर सताने लगता है कि कहीं मनीषा अपने भाई को जाकर के विवेक को ये सारी बातें बता ना दे। इस वजह से वो और भी ज़्यादा अब मनीषा की जान की दुश्मन बन बैठती है। शिखा के मन में मनीषा के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा था और वो उसकी जान लेना चाहती थी, लेकिन वो ये काम खुद से नहीं करना चाहती थी। इस वजह से वो अपने पति विवेक का हमेशा ब्रेन वॉश करती रहती थी। एक दिन जब विवेक थक जाता है इन बातों को सुन सुनकर और पूरी तरह से अपनी पत्नी के बताए हुए बातों को समझ जाता है, तब उसे लगता है कि हाँ, अब उसे अपनी बहन को रास्ते से हटा देने में ही फ़ायदा है। 1 नवंबर का दिन चुना जाता है। इस दिन उसने सोच लिया था कि उसकी बहन की जान उसे लेनी है। 1 नवंबर को करवा चौथ भी था 2023 में। इधर शिखा ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन फास्ट रखा था, पूजा पाठ किया था और उधर उसका पति विवेक अपनी बहन को, अपनी सगी बहन को मारने की प्लानिंग कर रहा था। रात होती है, फास्टिंग तोड़ी जाती है, करवा चौथ का फेस्टिवल अच्छे से मना लिया जाता है और शिखा और विवेक अच्छे अच्छे खाने घर में पकवान के तौर पे बनाते हैं। खाने में कुछ ऐसी चीज़ें मिला देते हैं जिन चीज़ों को मिलाने के बाद जो मनीषा थी उसको खाने के लिए दिया जाता है।
मनीषा खाना खाती है और बेसुध हो जाती है। इसके बाद विवेक मनीषा के गले को दबाना शुरू करता है और तब तक दबाता है जब तक कि उसकी सांसें नहीं उखड़ जाती है। जब उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं थी, उसके बाद अब इसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जो शिखा का आशिक था पवन, उसको फ़ोन लगाया जाता है। इस पूरे वारदात में वो पहले से भी शामिल था। ये पूरी जो योजना बनाई जा रही थी उसकी भनक, उसकी जानकारी पवन को भी थी, क्योंकि अब यहाँ से रोल पवन का शुरू होता था। पवन घर पे आता है और वो इसी कार को लेकर के आता है जिसका नाम स्विफ्ट डिजायर होता है। कार को लेकर के आता है, साथ ही बड़ा सा बैग लेकर के आता है और मनीषा की बॉडी उसमें ठूंस दी जाती है। उसको बंद करता है और ले करके गाड़ी की डिक्की में अब चलना शुरू करता है। उसने कुछ प्लान नहीं बनाया था कि इसकी बॉडी का करना क्या है, लेकिन वो चलता चलता गाड़ी से बागपत पहुंच जाता है जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके सामने एक शमशान घाट आता है और उसे लगता है इस शमशान घाट के बाहर ही इस बॉडी को इस बैग के साथ जला देनी चाहिए। उसने पेट्रोल डाला, इस बैग को शमशान घाट के गेट के बाहर रखा, पूरी तरह से पेट्रोल छिड़का और उसके बाद आग लगा देता है और वहां से फरार हो जाता है। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, जब कोई गलत काम करता है, चोरी करने के बाद एक सबूत जरूर छोड़ जाता है। इसी वजह से 2 नवंबर होते होते तक ही पुलिस को काफ़ी सारे क्लू मिल जाते हैं कि ये बॉडी किसकी है और इसका मर्डर कैसे किया गया है। ये कहानी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा भयानक है, क्योंकि एक सगी बहन भाई का काम कर्तव्य होता है कि उसकी जो रक्षा सूत्र उसने इतने सालों तक बांधी थी, अपनी बहन की रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन वही रक्षक बहन के प्राण का भक्षक बन जाता है, दुश्मन बन जाता है, केवल एक प्रॉपर्टी की लालच की वजह से। और अब ये दोनों ही दाम्पत्य और साथ ही साथ इनका साथ देने वाला वो पवन, तमाम लोग जेल में बंद हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी भी शायद ही इनके हाथ आएगी, क्योंकि वो शायद ही कभी जेल से बाहर आ पाए। लेकिन कहानी को सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। आज की कहानी यहीं तक थी। तो इस कहानी का सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, मैं बस आपको जागरूक करना चाहती थी। और अगली कहानी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें, स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल रहें। धन्यवाद।